वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने किया था लीनियर मोमेंटम। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमें ये बताना है कि मोशन कम है या ज़्यादा है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देख के हम नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट में मोशन ज़्यादा है या कम है। उसके मास को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी से हमें पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन कम है या ज़्यादा है। अगर कोई ट्रक है वो बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहा है, जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और कोई मोटरसाइकिल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो आप कैसे बताओगे किसमें मोशन ज़्यादा है? ट्रक में मोशन ज़्यादा है या फिर मोटरसाइकिल में मोशन ज़्यादा है? तो आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे और आप पाओगे कि बेशक ट्रक बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी मोशन जो है वो ट्रक में ही ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मास ट्रक का ज़्यादा होगा। तो अगर दोनों का कोलिजन हो जाए, आमने सामने की टक्कर हो जाए, तो ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? मोटरसाइकिल पर पड़ेगा। ऑब्वियसली ट्रक तो हिलेगा नहीं इतना। ट्रक तो लगभग उसी स्पीड से आगे मूव करता जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मोटरसाइकिल बाउंस बैक कर सकता है कोलिजन के बाद। मोटरसाइकिल की स्पीड जबकि ज़्यादा है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो अगर कोलिजन होता है तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा स्पीड वाली ऑब्जेक्ट कम स्पीड वाली ऑब्जेक्ट को पीछे धकेले। उल्टा भी हो सकता है। अगर जिस ऑब्जेक्ट में मोशन ज़्यादा होगी तो उसको बाउंस बैक करवाना, पीछे धकेलना मुश्किल होगा। तो बेशक ट्रक की वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत स्लो बिल्कुल स्लो स्पीड में ट्रक जा रहा है, जबकि मोटरसाइकिल फास्ट है स्पीड के मामले में, लेकिन मोशन ज़्यादा ट्रक में ही होगी। तो वो आप कैसे देखोगे? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, ओबियसली उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन बन गई है, क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body is called linear momentum of the body। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब कि उतना ज़्यादा मोमेंटम। और लीनियर वर्ड यहाँ क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन को ही कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने लीनियर मोमेंटम वर्ड यूज़ किया है। और अगर थोड़ा कर्व्ड पाथ फॉलो करे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के मोशन का जो पाथ है वो कर्व्ड है, सर्कुलर है, फिर हम लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम वर्ड यूज़ करेंगे, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे, हायर क्लासेस में स्टडी कर पाओगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो अभी एंगुलर आपको बताना है कि लीनियर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको टाइम पर रिजॉल्व करते हैं। तो अभी आपको बताना है लीनियर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वो आपको इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी किसी स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप बता सकते हो कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वही होगी
जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन की या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की एलोंग होगी। तो अभी हम अपने अगले मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन it establishes a relationship between force and change in momentum। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो रिलेशन बताएगा दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। वो दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? पहली है फोर्स और दूसरी है चेंज इन मोमेंटम। तो जो दोनों क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है, दैट रिलेशन इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार हम। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force acting on it, and this change take place in the direction of applied force। तो दो पार्ट्स में न्यूटन का सेकंड लॉ है। सबसे पहले पार्ट में बताया गया है कि जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो उतना ज़्यादा चेंज आएगा जितना ज़्यादा फोर्स है। जितना ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगी या फिर डी एक्सेलरेट होगी, या तो स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन होगी। अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो होगी नहीं, या तो उसकी स्पीड अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि जो फोर्स है वो मोशन को फेवर कर रहा है या फिर अपोज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है या अपोजिट है। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, और फिर उतना ही ज़्यादा मोमेंटम में चेंज भी आएगा पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में मोमेंटम में जितना चेंज आएगा दैट change will be equal to force acting on that object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको फोर्स एक्ट कितना कर रहा है ये निकालना है, तो सिंपली आप ये मेजर करो कि एक सेकंड में उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आपके पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। एक सेकंड का आपको देखना है, तभी हमने यहाँ वर्ड ऐड किया हुआ है रेट ऑफ चेंज, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है उसमें हम चेंज को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ, तभी हमारे पास आएगा टाइम रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force acting on an object। और जो इसका स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड फोर्स की है। तो जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। तो अगर आप रिलेशनशिप निकालना चाहो फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में, तो आपके पास जो फाइनल रिलेशनशिप आएगा वो ये आएगा। ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो जिसमें दिखाया गया है कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P1 P2 आप समझ ही गए होंगे। P1 है इनिशियल मोमेंटम, P2 है फाइनल मोमेंटम। तो जो दोनों में जो डिफरेंस आएगा चेंज आएगा उसको आप टाइम से अगर डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम that is directly proportional to the force acting on that object।
तो इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको 2-3 लाइन का मैथ करना पड़ेगा, आपको कुछ क्वांटिटीज को जूम करना पड़ेगा। तो अभी हम न्यूटन के जो सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको कैसे डिराइव करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सपोज करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल m है और ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है वो स्मॉल u है और फाइनल स्पीड है v। स्पीड u से या को वेलोसिटी u से वेलोसिटी v तक जाने में जो टाइम लगा है वो है स्मॉल t। तो स्मॉल t टाइम में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो u से चेंज होकर v हो जाएगी और ये तभी होगी जब उस पर फोर्स एक्ट करेगा कैपिटल F, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी आप निकाल सकते हो। इनिशियल मोमेंटम में आप मास स्मॉल m लोगे और स्पीड वेलोसिटी को स्मॉल u लोगे और जबकि फाइनल मोमेंटम में मास सेम रहेगा तो मास आप स्मॉल m ही लोगे और वेलोसिटी आप फाइनल वेलोसिटी लोगे। तो जो चेंज आएगा फोर्स के एक्ट करने की वजह से वो आएगा p2 माइनस p1। जब आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, जिसको हम कह भी सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट ही है एक्सटर्नल फोर्स acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और आपको पता है जब भी हम कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, ये जो आप साइन देख रहे हो जिसको हम कह रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इसको अगर आप इक्वलिटी में चेंज करते हो तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ स्मॉल के यूज किया हुआ है। दैट कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। 8th क्लास में आप या 7th क्लास में बल्कि 6th क्लास में भी आप रेशोज वाली एक्सरसाइज में मैथ में करते आ रहे हो कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पर स्मॉल के यूज किया हुआ है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, P1 P2 यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसी एक्सप्रेशन में और यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्मॉल m कॉमन। और आपको पता ही है कि जो v माइनस u अपॉन t है, ये जो क्वांटिटी है ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो आप इसकी जगह एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आएगा F इज इक्वल टू के एम ए। यहाँ पर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि एसआई सिस्टम में हम हमेशा 1 लेकर चलेंगे। तो जो स्मॉल के की वैल्यू है वो आप 1 लोगे इन एसआई सिस्टम ओनली। तो यहाँ से आपके पास फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। स्मॉल के हमने 1 लिया है बाय कन्वेंशन। फोर्स के एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने के की वैल्यू को 1 ही ले लिया है।
तो यहाँ से फोर्स की यूनिट भी डिफाइन हो जाएगी और फोर्स की डेफिनेशन भी डिफाइन हो जाएगी। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखो और अगर बिल्कुल ही बेसिक एक्सप्रेशन लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। दोनों ही एक्सप्रेशन इक्वल है, चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो, दोनों ही न्यूटन के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से आपको फोर्स की यूनिट भी मिल जाएगी। ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे आप, क्योंकि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अगर आप मास को केजी में पुट करते हो और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो फोर्स की जो यूनिट आएगी वो होगी इन दोनों यूनिट्स का प्रोडक्ट, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज न्यूटन। तो जो आप ये यूनिट देख रहे हो जो कि दो यूनिट्स का प्रोडक्ट है, किलोग्राम मास की यूनिट है जबकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है। तब दोनों यूनिट का प्रोडक्ट होगा तभी मास की फोर्स की यूनिट आएगी आपके पास। और इस यूनिट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो आप इसको न्यूटन भी लिख सकते हो, कैपिटल एन सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So a force of 1 Newton will produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg। अगर 1 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है हर एक सेकंड में कितनी इंक्रीज होगी, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर एक सेकंड में इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी है, उस पर फोर्स 1 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो और उसकी प्रेजेंट स्पीड अगर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड होगी वो 51 हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होता जाएगा स्पीड के अंदर। तो जो एक्सेलरेशन है वो होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंडीशन क्या है, मास आपको 1 केजी लेना है और उस पर जो फोर्स अप्लाई करना है वो भी 1 न्यूटन ही करना है। तो यहां से आपके पास 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है उसकी डेफिनेशन भी आ गई है। A force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg। तो अगर 1 kg मास के ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली वो फोर्स 1 न्यूटन ही होगा। तो 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है इसका अंदाजा आपको इस सैंपल प्रॉब्लम से मिल जाएगा। जब आप अपनी हथेली पर 100 ग्राम मास की कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी हथेली पर हाथ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो 1 न्यूटन होगा। आप इसको मैथमेटिकली निकाल भी सकते हो। आपने अपने हाथ पर जो मास रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो है 100 ग्राम, जिसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/10 kg आ जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट में मास की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो आप सभी को पता ही है, वो अप्रोक्सीमेटली
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर आपको 1 न्यूटन फोर्स फील करना है कि कितना होता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 ग्राम वेट की कोई ऑब्जेक्ट लो, 100 ग्राम मास की, उसको अपने हाथ पे रखो, तो जितना वेट आपको फील होगा उतना 1 न्यूटन फोर्स का एस्टिमेट होगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ये वाला यूज करना है फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ। इस एक्सप्रेशन को देखकर आप क्या बता सकते हो कि अगर टाइम कम हो जाए तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टाइम बढ़ जाए तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो फोर्स है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आप बच्चों को नोट करनी है वो ये कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। टाइम इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज होगा। इसी कंसेप्ट को, इसी रिलेशनशिप को आप यूज करोगे फॉर एक्सप्लेनिंग एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। स्क्रीन आउट हो गई थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने खुद को अनम्यूट नहीं किया, ये बताने के लिए कि स्क्रीन आउट हो गई है। ईशान, कितना टाइम हुआ है स्क्रीन आउट हुए? बोलो ईशान। ईशान, आवाज आ रही है? ईशान, आप बोल पा रहे हो? आवाज आ रही है? ओके। अब बच्चे बोलते ही नहीं है, टेक्स्ट लिख के भेज देते हैं। पता नहीं बोलने में उनकी कितनी कैलोरीज खत्म हो जाती होंगी, एनर्जी की काफी खर्च हो जाती होंगी। बोलो ईशान, स्क्रीन आउट हुए कितना टाइम हुआ? माधवी, आप बताओ कितने टाइम से स्क्रीन आउट है? जिन बच्चों को आवाज आ रही है वो वाई टाइप करें। ओके, फिर बोलता नहीं है कोई भी। स्क्रीन काफी टाइम से आउट है, लेकिन किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। चलो, जो पार्ट आपका मिस हो गया उसको आप रिकॉर्डिंग में देख पाओगे बाद में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, ये न्यूटन का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो फोर्स है वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो आप इन कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। पहला एग्जाम्पल है, जब भी आपको क्रिकेट की बॉल को कैच करना है जो कि काफी तेज स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, तो आप उसको कैसे कैच करोगे? इस जो मोमेंटम होगा बॉल का वो कंजर्व रहेगा पूरे प्रोसेस में। मतलब कि बॉल जब आ रही थी बॉल का तब जो मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम तब होगा जब वो आपके हाथ में आएगी, हाथ में आके जब स्ट्रोक होगी। तो यहाँ पर हमें बॉल को एकदम से स्टॉप नहीं करना है। हम बॉल को स्टॉप करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। उसके लिए हम अपने हाथ को हल्का सा पीछे करेंगे। जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करेगा, जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करेगा तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ करेगा, जिसके पीछे रीजन क्या है कि जो बॉडी के रेस्ट में आने का टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। तो अगर टाइम इंक्रीज हो जाता है, अगर टाइम इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो अगर टाइम इंक्रीज हो गया, अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो आपके हाथ पर लगने वाला जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आप बॉल के स्टॉप होने के टाइम को बढ़ा दो। अगर बॉल के स्टॉप होने का टाइम बढ़ गया तो आपने अपने हाथ को यहाँ से यहाँ तक किया, पीछे किया थोड़ा सा ताकि टाइम बढ़ सके। तो पहली एप्लीकेशन है ये न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो इसका मेन पर्पस क्या है? जो फील्डर है अपने हाथ को पीछे करेगा, उसका पर्पस है कि बॉल की को रेस्ट में लाने के लिए टाइम थोड़ा बढ़ जाए, एकदम से बॉल रेस्ट में ना आए। क्योंकि अगर एकदम से बॉल रेस्ट में आ गई, टाइम अगर स्मॉल हुआ, स्मॉल टाइम में अगर बॉल रेस्ट में आ गई तो आपके हाथ पर इतना ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगा कि उससे आपका हाथ घायल भी हो सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। तो आपको कोई हर्ट ना हो इसलिए फील्डर, आपके हाथ को कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लोगे। तो पहली एप्लीकेशन है ये न्यूटन के सेकंड लॉ की। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम को इंक्रीज कर देते हैं हम ताकि फोर्स डिक्रीज हो जाए। कौन सा फोर्स? जो आपके हाथ पर लगेगा। और जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि जो फाइनल स्पीड है रेस्ट में आने के बाद वो जीरो हो जाएगी। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो भी जीरो हो जाएगा।
तो जो एनर्जी है बॉल की वो कहाँ चली जाएगी? बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ही आपके हाथ पर आपको फोर्स फील होगा, हर्ट होगा। तो जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो आपके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कुछ पार्ट लॉस भी हो जाएगा। अब हम सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं। अगर कोई पर्सन एक्सीडेंटली पक्के फर्श पर गिर जाए, पक्का फर्श मतलब जो कि सीमेंटेड फ्लोर हो, पत्थर का फर्श हो, तो ज़्यादा चोट लगती है। और अगर मिट्टी में गिरे तो थोड़ा कंपेरेटिवली कम चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी कुशन के ऊपर जंप करते हो तो आपको चोट नहीं लगती है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो कुशन है वो टाइम को बढ़ा देता है उस पर्सन की रेस्ट में आने का टाइम। तो जैसे ही कोई पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पर फॉल होगा तो एकदम से वो रेस्ट में आ जाएगा। अब आज वैसे यहाँ से प्रॉपर जा रही है, कुछ बच्चों को दिक्कत है साउंड में। यस सर। तो चलो देखते हैं उसको, बाद में रिजोल्व करते हैं। सर कब क्लास खत्म हो बस जाएगी? 2 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग में थोड़ा क्लियर आवाज आएगी आपको। 2 मिनट में हम इसको समअप करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगी बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं किस वजह से है। कई बार नेट अगर स्लो होता है तो भी कई बार स्क्रीन आउट हो जाती है, स्क्रीन शेयर बंद हो जाता है और कई बार ऑडियो में भी दिक्कत आती है। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आ पा रही है आवाज़, आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख पाओगे, सुन पाओगे। तो ये लास्ट एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करते हैं, बाकी बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब भी कोई सीमेंटेड फ्लोर पर फॉल होगा तो कुछ एक सेकंड्स में ही स्टॉप हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसको रेस्ट में आने में। जैसे ही वो फ्लोर पर गिरा एक ही मोमेंट में वो रेस्ट में आ जाएगा। तो जो टाइम है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा, टाइम बहुत कम होगा। तो अगर टाइम कम है तो ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा और चोट भी फिर ज़्यादा ही लगेगी। लेकिन अगर कोई कुशन जैसे सरफेस पर या मिट्टी जैसे सरफेस पर फॉल होगा तो उसको चोट कम लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस केस में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है रेस्ट में आने का टाइम। तो जो भी पर्सन है वो एकदम से रेस्ट में नहीं आएगा, उसको कुछ मोमेंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे रेस्ट में आने के लिए और उस वजह से उसको फिर चोट भी नहीं लगेगी इतनी। तो पानी पर अगर कोई फॉल होगा तो पानी भी कुशन की तरह काम करेगा, तो उस पर भी चोट कम लगेगी कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू सीमेंटेड फ्लोर। चोट तो पानी पर जंप करने से भी लगेगी अगर आप ज़्यादा हाइट से जंप कर रहे हो, मिट्टी पर जंप करने से भी लगेगी, मिट्टी पर फॉल होने से भी लगेगी, लेकिन कम लगेगी किसके कंपैरिजन में? पक्के फर्श के कंपैरिजन में, जो कि बिल्कुल सीमेंटेड है। तो अभी जाने से पहले किसी बच्चे को आज की डिस्कशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो खुद को अनम्यूट करें या फिर चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो अभी किसी बच्चे ने कोई क्वेरी नहीं डाली हुई है तो आप बाद में व्हाट्सएप पर भेज सकते हो क्वेरी अपनी। तो अभी जाने से पहले अटेंडेंस के पर्पज से मैं सभी बच्चों का नाम बोल देता हूँ। अभय कुमार, अदीक्षित, अक्षम तेज, अंजलि, अपेक्षा, आर्यन, हर्ष,
हर्षिता सिंह, ईशान, कार्तिक, माधवी, राकेश, सक्षम, संजीत, संकल्प, सुमित, शोभित, सुमित ही है, शौर्या। और ये बच्चा कौन था डेली गेमिंग के नाम से? सर आर्यन है सर ये। आर्यन है। ओके, हैव अ नाइस डे, we shall resume in our next class. Now you can leave this meeting.